नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, आपको बता दूं कि हम अपने इस चैनल पर भारतीय इतिहास को बहुत डिटेल से जान रहे हैं और तरतीबवार हम भारतीय इतिहास को पढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पढ़ा रहे हैं मौर्य साम्राज्य। पढ़ेंगे हम मौर्य साम्राज्य के बारे में। साथियों, इससे पहले हमने पढ़ा भारतीय इतिहास में जैन बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा। फिर मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में, जो हमारा मगध साम्राज्य था उसके उत्कर्ष के बारे में हम लोगों ने जाना। और फिर उसके पश्चात हमने जाना कि भारत पर विदेशी आक्रमण। तो आज की जो वीडियो होगी वो मौर्य साम्राज्य पे होगा। सबसे पहले जान लेंगे साथियों कि मौर्य साम्राज्य हमारे एग्जाम से एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से लगभग 2 से 3 प्रश्न लगभग हर एग्जाम में मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पूरे कंप्लीट मौर्य साम्राज्य को हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज यह पार्ट 1 है मौर्य साम्राज्य का, है ना। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथियों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक आया था हर्यक वंश, और हर्यक वंश के बाद आया था शिशुनाग वंश, और उसके पश्चात आए थे नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, और घनानंद को हराकर हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, CGM थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो इसके बारे में डिटेल से जानने से पहले जान लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है कि जानकारी के स्रोत क्या क्या है ना। कहाँ से हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पता लगाते हैं कि वहाँ पे शासक कैसे रहे होंगे, कहाँ तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार रहा होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे साहित्यिक स्रोत में कि साहित्यिक स्रोत में कहाँ कहाँ मौर्य साम्राज्य के बारे में बता रखा है। एक अर्थशास्त्री आपने देखे होंगे, कौटिल्य थे। अर्थशास्त्री नहीं, जो उनका अर्थशास्त्र था ये राजनीतिक विज्ञान से संबंधित था, राजनीति से संबंधित था, राजनीति। तो एक विद्वान आए थे कौटिल्य, उनके अर्थशास्त्र में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। एक आए थे लेखक, उनका नाम था विशाख दत्त। विशाख दत्त की एक कृति थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। एक आया था बृहद कथा मंजरी, जिसके लेखक थे क्षेमेंद्र। महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि। कथा सरित सागर के लेखक थे सोमदेव। तो इन सब किताबों में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। साथियों, इन किताबों को अलग से नहीं रटना, आपको यहीं पे इनको याद करना है और यहीं पे ये जानना है कि ये किस काल से संबंधित हैं। तो मौर्य काल से संबंधित हैं। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र, महाभाष्य पतंजलि, कथा सरित सागर सोमदेव, है ना। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो इन किताबों से हमें पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसके अलावा जैन और बौद्ध ग्रंथ जो हमारे साहित्य में आए, तो जैन ग्रंथ हैं भद्रवाह का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। जैन जो ग्रंथ हैं उसमें भद्रवाह का कल्पसूत्र है और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन में भी हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथ है दीप वंश, महाबोधि वंश, दिव्यावदान, इन सब में हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे साथियों, विदेशी जो स्रोतों से हमें क्या पता लगता है, मौर्य साम्राज्य के बारे में पता लगता है। और विदेशी में भी जो स्ट्रैम्बो और जस्टिन थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, हमारे CGM चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने क्या नाम दिया, सेंड्रोकोटस नाम दिया था, ठीक है, सेंड्रोकोटस नाम दिया था। उसके बाद जो प्लूटार्क थे, इन्होंने एंड्रोकोटस नाम दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। ये भी याद रखेंगे कि एंड्रोकोटस प्लूटार्क ने कहा और स्ट्रैम्बो और जस्टिन ने कहा था कि सेंड्रोकोटस किसको बोला था, चंद्रगुप्त मौर्य को। जो सबसे पहले विलियम जोन्स आए थे, उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही इन्होंने सेंड्रोकोटस कहा। आई बात समझ में। इन्होंने अपनी कीर्ति में तो लिखा हुआ है कि सेंड्रोकोटस एक विद्वान रहा होगा भारत में, लेकिन जो विलियम जोन्स आए उन्होंने बताया कि जो ये सेंड्रोकोटस नाम दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दिया गया है ना। तो ये बाद में विलियम जोन्स ने बताया।
इसके अलावा जो अशोक के शिलालेख थे पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। अशोक ने बहुत सारे अभिलेख थे अशोक के, उसमें क्या था, अशोक के बारे में आप जानते हैं बहुत सारे अभिलेख हैं। और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग वहाँ से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक जो घनानंद थे उनको हराया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। 305 ईस्वी ईसा पूर्व में यूनान का शासक था एक सेल्यूकस निकेटर, उनको हराया था। और सेल्यूकस निकेटर ने, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे यूनान आपने देखा होगा, यूनान से कौन आया था, हमारा सिकंदर आया था। ठीक है, तो यूनान से उसके बाद सिकंदर की जब मृत्यु हो गई तो वहाँ का शासक था सेल्यूकस निकेटर। और 305 ईस्वी में यूनान के जो शासक थे सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दिए थे। वो एक था एरिया, उस समय उसका नाम एरिया था, जिसको कि वर्तमान में हेरात कहते हैं, अफगानिस्तान में है। एक अराकोशिया था, ये भी अफगानिस्तान में, जिसको कि वर्तमान में कांधार कहते हैं। एक था जेड्रोसिया, ये जेड्रोसिया वो वाला क्षेत्र है बलूचिस्तान वाला, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, जो स्थान नहीं होगा ता होगा, स्थान वाला क्षेत्र है जो वो है जेड्रोसिया। और एक था पेरोपनिस्टाई था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है और काबुल में है। ठीक है, पेरोपनिस्टाई एक जो क्षेत्र था वो था काबुल में। तो जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया था, तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कितने प्रांत दिए थे, 4 प्रांत दिए थे। एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया, पेरोपनिस्टाई, ये 4 प्रांत दिए थे। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ना। ये भी आ सकता है कि हेरात, कांधार, जेड्रोसिया, काबुल, या फिर यहाँ पे बलूचिस्तान भी आ सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। साथियों, ये तो जाना हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया। उसके बाद उनकी जो विजय की बात करें, दक्षिण में एक तमिल ग्रंथ है, और तमिल ग्रंथ जिसका नाम है एहनानुर, और दूसरे का नाम क्या है, मुरनानुर। एहनानुर और मुरनानुर जो तमिल ग्रंथ है, इन ग्रंथों से पता लगता है कि जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने भारत के दक्षिण पर भी विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा बंगाल में एक अभिलेख है जिसका नाम है महास्थान अभिलेख, और इस महास्थान अभिलेख से पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की। तो साथियों, हम देख रहे होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो भारत का जो क्षेत्रफल रहा होगा वो कितना विशाल साम्राज्य रहा होगा, है ना। भारत का जो क्षेत्रफल रहा होगा उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मैप के माध्यम से देखते हैं इसको। लगभग इस प्रकार का उस समय भारत का रहा होगा, क्या मैप रहा होगा। तो यहाँ से अफगानिस्तान से लेकर इधर आपका पाकिस्तान हो गया, इधर भारत हो गया, जो वर्तमान में बांग्लादेश, बंगाल वाला क्षेत्र और दक्षिण तक इन्होंने अपने पूरे के पूरे साम्राज्य में, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, CGM। तो देखो कितना भयानक और कितना ओजस्वी, वीर, पराक्रम शासक रहा होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने कि पूरे भारत ही नहीं अपितु यहाँ यूनान तक के, ये वाला जो क्षेत्र था उस समय, जैसा मध्य एशिया का हमारा ईरान से ऊपर वाला जो क्षेत्र है, इराक, ग्रीक, मिस्र, ये सारे के सारे यूनान में आते थे। ठीक है, यूनानी साम्राज्य था, है ना। तो जो मिस्र वगैरह ये सारे यूनानी साम्राज्य में आते थे। तो पूरा का पूरा क्षेत्र अफगानिस्तान से इधर चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में आते थे। आगे जाके क्या होता है साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो सबसे ज़्यादा उल्लेख मैंने पहले भी आपको बताया कि कौटिल्य का एक अर्थशास्त्र है जो राजनीति से संबंधित है, और एक आता है मैगस्थनीज की एक पुस्तक है जिसको कहते हैं हम इंडिका।
मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उल्लेख मिलता है। इंडिका में कहा गया है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य किसी रास्ते से गुजरते थे तो वहाँ पे उनके स्वागत के लिए जनता की क्या हो जाता था, स्वागत समारोह की होड़ सी मच जाती थी, है ना। तो इतने क्या थे चंद्रगुप्त मौर्य, लोकप्रिय राजा हुआ करते थे। आगे क्या होता है कि श्रवण बेलगोला में उन्होंने अन्न त्याग दिया था और अपने शरीर को त्याग दिया, अन्न यानी कि खाना खाना छोड़ दिया था। अच्छा, एक बात बता दें आपको कि जैन परंपरा में है ये सब। तो जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये मैंने मेंशन नहीं कर रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अन्न छोड़कर उन्होंने शरीर त्याग कर दिया था। जैन परंपरा में क्या है कि एक आता है अन्न छोड़ने की क्या बोलते हैं, संलेखना विधि। संलेखना एक विधि आती है जिसको हम कहते हैं कि अन्न जल सब त्याग देना और उसके पश्चात अपना शरीर त्याग देना। तो इसे संलेखना विधि कहते हैं जैन परंपरा में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित रखते थे, अनुयायी थे, और उन्होंने जैन धर्म की जो शिक्षा ली थी, जैन मुनि थे भद्रबाहु, इंपॉर्टेंट है, भद्रबाहु से उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी और अंत में संलेखना विधि से अपना शरीर त्याग दिया था। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद लगभग मगध साम्राज्य में के 12 वर्षों तक क्या रहा था, अकाल पड़ा था। आई बात समझो, जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था मगध साम्राज्य में। तो साथियों, आपने जाना कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कितना महान शासक था। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनका बेटा बिंदुसार शासक बनता है। साथियों, अब हम बिंदुसार के बारे में जानते हैं कि 298 से 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का कार्यकाल रहा। बिंदुसार, जैसे आपने जाना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस संप्रदाय के, जैन धर्म के अनुयायी थे और जैन धर्म की विचारधारा से थोड़ा अलग होकर एक आजीवक संप्रदाय का उदय हुआ था। उत्तराखंड पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि आजीवक संप्रदाय किसने चलाया था, तो वो मखाली घोषाल थे, है ना, मखाली घोषाल थे। तो बिंदुसार जैन धर्म से नहीं अपितु आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ये बात समझ में। आमतौर पर भारतीय इतिहास में हर एक मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में आपने देखा होगा कि पिता से अलग काम करते हैं उनके बेटे। तो यहाँ पे इतना तो नहीं, लेकिन आजीवक संप्रदाय को इन्होंने क्या कर दिया था, इसके अनुयायी थे। यूनानी जो लेखे हैं उन्हें बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा गया है। आजीवक संप्रदाय क्या है, इसकी विचारधारा क्या है, वो आप पहले की वीडियो में देख सकते हैं, है ना। अब बिंदुसार के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल बिंदुसार के कार्यकाल में जो विदेशी संबंध थे, जहाँ पे यूनान के साथ संबंध था और यूनान के साम्राज्य के अंतर्गत जैसे कि सीरियाई शासक थे और एक मिस्र के शासक थे, ये दोनों ही यूनानी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तो इनके साथ इनके संबंधों को देखेंगे। उस समय जब भारत में बिंदुसार का शासन रहा होगा तो सीरिया के शासक थे एंटियोकस और मिस्र के जो शासक थे वो टॉलमी फिलाडेल्फस थे। स्ट्रैम्बो आते हैं, स्ट्रैम्बो कहते हैं कि जो डाइमेकस, जो एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंबिसार के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? बिंबिसार के दरबार में भेजा था। किसको? डाइमेकस को भेजा था एंटियोकस ने। और जो प्लिनी है, प्लिनी कहते हैं कि टॉलमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नाम के राजदूत को भेजा था। किस राजदूत को? ये क्या है? डाइमेकस और डाइनोसियस। डाइमेकस और डाइनोसियस याद रखेंगे इसके, ये दोनों क्या है? राजदूत हैं ये दोनों। और प्लिनी कहता है कि डाइनोसियस को फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। और वहीं स्ट्रैम्बो कहता है कि डाइमेकस को एंटियोकस ने राजदूत के रूप में भेजा था बिंदुसार के दरबार में। ये आपको याद होना चाहिए। आगे कहते हैं कि उस समय राजदूतों का इतना बहुत ज़्यादा महत्व था, है ना, यानी कि विदेशों से संबंध और प्रगाढ़ होने शुरू हो गए थे। आगे जाके क्या होता है कि बिंदुसार ने जो एंटियोकस था,
एंटियोकस कहाँ का, सीरिया का एक शासक था एंटियोकस। उससे 3 वस्तुओं की मांग की थी। एक एग्जाम में पूछा गया था कि किस शासक से जो डिमांड की गई थी, तो वो एंटियोकस था। तो उसे बिंदुसार ने एक मीठी मदिरा बोला था। कहाँ, उस समय यहाँ पे सीरिया में मीठी मदिरा बनती थी, तो मीठी मदिरा का डिमांड की गई। उसके बाद सूखी अंजीर की डिमांड की गई और एक दार्शनिक की डिमांड की गई। आपने देखा होगा ना, यूनान के दार्शनिक सुना होगा। तो उन्होंने कहा यार कि जब यूनान वहाँ से इतने अच्छे अच्छे दार्शनिक जब आए, ये डाइमेकस और डायनोसियस राजदूत तो थे, लेकिन एक दार्शनिक भी थे ये। तो उन्होंने क्या मांगा था एंटियोकस से, सीरिया के जो शासक एंटियोकस थे, बिंदुसार ने उनसे एक मदिरा, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और तीसरा एक दार्शनिक की डिमांड की थी। तो कहते हैं कि एंटियोकस ने मीठी मदिरा भी खूब सारी भर के बहुत सारे पेटियां मीठी मदिरा भी बिंदुसार को दे दी। उसके बाद सूखी अंजीर भी पेटियों में भर के सूखी अंजीर भी बिंदुसार को दे दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं दिया। एंटियोकस ने कहा था कि हमारे यहाँ दार्शनिकों का आदान प्रदान यानी बेचा नहीं जाता है, तो उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। देखो कितनी बड़ी बात थी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे दार्शनिकों का कितना महत्व रहा होगा। आगे चल के क्या होता है, बिंदुसार के कार्यकाल में तक्षशिला में एक विद्रोह होता है और इस विद्रोह को दबाने के लिए पहली बार अशोक को भेजा गया। बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक था, तो अशोक को तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। ये दिव्यावदान में कहा गया है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, ऊपर मैंने बताया था। तो यहाँ पे इसके बारे में उल्लेख मिलता है। अब बिंदुसार के बाद आप पढ़ेंगे अशोक के बारे में। साथियों, अशोक के बारे में जितना जानोगे एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा, है ना। तो चलिए, तो साथियों अगला जो शासक है वो है अशोक। भारतीय इतिहास में अशोक जो शासक है, अशोक महान के नाम से जाने जाते हैं। अगर भारत के प्राचीन इतिहास की बात करें तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हम जिस शासक की बात करते हैं मौर्य काल में, या तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पीछे वाले शासकों को दे दिया था, बिंदुसार को और अशोक को। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और इसके बाद हम बात करते हैं अशोक के बारे में, सबसे ज़्यादा बात हम करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, अशोक की लाट, हमें इन सब बातों से हमें पता लगता है कि अशोक को एक ऐसा शासक रहा होगा जिसकी महानता का गुणगान हम आज भी करते हैं। लेकिन अगर इसके प्रारंभिक जीवन की बात करें अशोक के, तो यह एक कैसा शासक था, महान शासक नहीं था, अपितु एक क्रूर शासक था। क्रूर शासक की संज्ञा देंगे हम अशोक को। अपने प्रारंभिक चरण की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है, जैन अनुश्रुतियों में कहा गया है कि जब अशोक शासक बनने से पहले, आप जानते होंगे उज्जैन का क्या था, उज्जैन का राज्यपाल था। और राज्यपाल के दौरान ही उसने अपने पिता यानी बिंदुसार के खिलाफ कार्य करना शुरू कर दिया था, यानी बिंदुसार के अगेंस्ट जाने लग गया था अशोक। और जब राजगद्दी पर बैठा, अशोक कब बैठा है राजगद्दी पर, 269 ईसा पूर्व में जब अशोक राजगद्दी पर बैठा, तो राजगद्दी पर बैठते ही अशोक ने कत्ले आम करने शुरू कर दिए। जिस जगह पर युद्ध करने के लिए गया तो अशोक ने वहाँ पे कत्ले आम मचा दिया। यानी कि जो भारत में छोटे मोटे विद्रोह या अन्य राजा हुआ करते थे उस समय, तो जहाँ जहाँ अशोक ने लड़ाई की वहाँ को रौंदता हुआ आगे बढ़ता था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक को एक जगह का पता लगता है, वो था कलिंग, वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है, यानी 261 ईसा पूर्व अशोक को पता लगता है कि भारत में दक्षिण में एक राज्य है कलिंग, और वो राज्य हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए। तो अशोक को हाथियों की जरूरत थी युद्ध करने के लिए। उस समय हाथी घोड़ों से युद्ध हुआ करता था। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करने की योजना बना दी, और कलिंग पर आक्रमण करते हैं अशोक कब, कलिंग की चढ़ाई कब करते हैं भारतीय इतिहास में, कब करते हैं कलिंग की चढ़ाई, और 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, कलिंग वर्तमान यहाँ पे उड़ीसा का वाला राज्य है। तो यहाँ से शुरू होता है
अशोक की चढ़ाई करना, मगध यहाँ पे पटना से पाटलिपुत्र था उस समय, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो पाटलिपुत्र से स्टार्ट होता है अभियान करना। कहते हैं कि जब यहाँ पे कलिंग का राजा उस समय हुआ करता था, नंदराज, क्या नाम था उनका, नंदराज, यहाँ पे कलिंग का राजा हुआ करता था। तो जब कलिंग और अशोक और नंदराज की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ तो यहाँ पे कई सैकड़ों बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, यानी इस युद्ध में बहुत सारे लोगों की निहत्ते जिनके बेगुनाह लोगों की मृत्यु हो गई। अशोक को बाद में पता, यहाँ से जीत तो गया अशोक, अब अशोक को समझ आता है कि यार मैंने मिला क्या, मेरे को इस युद्ध करने से मिला क्या, अंत में 0। अगर जीत भी गया तो बस इतना ही तो हुआ कि एक साम्राज्य का थोड़ा सा भूमि और मिल गई, और भूमि तो मिल गई लेकिन जो ये बेजुबान और ये जो बच्चे, औरतें, स्त्रियां, सारे के सारे अब मैंने जिनका कत्लेआम कर दिया, तो अब इनका क्या सज़ा, इनका कोई गुनाह तो था नहीं, है ना, कोई कसूर तो था नहीं इनका, तो इनको अशोक ने कत्लेआम कर दिया। अब यहाँ से अशोक का मन परिवर्तन आता है। अशोक को एक निग्रोध करके एक व्यक्ति आते हैं, क्या नाम है, निग्रोध। निग्रोध ये व्यक्ति शांत स्वभाव के प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो इन्होंने, अशोक ने पूछा निग्रोध से कि आप इतने शांत प्रवृत्ति के कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है और बौद्ध धर्म से ही मैंने ये सब कुछ सीखा है। अब यहाँ से कलिंग की चढ़ाई के बाद अशोक को परिवर्तन हो जाता है, उसका मन परिवर्तन होता है, और यहीं से अशोक की महानता को हम लोग, इसके बाद जो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने जो जो कार्य किए, उन्हीं कार्यों को देखते हुए आज हम अशोक के बारे में चर्चा करते हैं, अशोक महान की संज्ञा हम लोग देते हैं। तो आगे जाके अशोक को उपगुप्त नाम के एक व्यक्ति थे, दार्शनिक थे, उपगुप्त नाम के दार्शनिक ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। अब यहीं से अशोक ने अपने पूरे के पूरे जनता के लिए, पूरे साम्राज्य के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनानी शुरू कर दी। अभिलेखों का अशोक ने यहाँ क्या कर दिया, प्रचलन किया। पूरे साम्राज्य को किस प्रकार से बताना है, साम्राज्य के नैतिक मूल्यों को इन्होंने ऊपर रखा, जनता के विकास के कार्यों को, जनता के सहूलियतों को इन्होंने ऊपर रखा। यहाँ तक कि इन्होंने जो पूरे साम्राज्य में जो जनता थी उनको भी आपस में मित्रतापूर्ण व्यवहार करने के लिए कहा। राजा को किस प्रकार से राज करना चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता की बात की, यानी कि सभी, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था लेकिन अशोक ने कभी भी किसी धर्म को परेशान नहीं किया। बौद्ध धर्म से अशोक इतना प्रभावित था कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में किसको भेजा था, अपने पुत्र महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा, अपनी बेटी संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो बौद्ध धर्म पर अब देखेंगे कि पूरी तरीके से आस्था अशोक की आ जाती है। इसी के अलावा जैसे बौद्ध धर्म के आपने त्रिरत्न देखे होंगे। त्रिरत्न क्या क्या थे, अब आपको पढ़ाया था मैंने, बुद्ध था, एक धम्म था और एक था संघ था। बुद्ध क्या थे, महात्मा बुद्ध को बुद्ध माना गया, और उसके बाद धम्म क्या था, बुद्ध के उपदेश थे, यानी कि बुद्ध को उन्होंने एक शिक्षक के रूप में माना था बौद्ध धर्म में। ठीक है, त्रिरत्न में था ना, जैन बौद्ध धर्म में पढ़ा तो था आपने, त्रिरत्न बताया था मैंने। तो उसमें क्या था, बुद्ध, धम्म और संघ था ना, त्रिरत्न। तो जो बुद्ध थे उनको एक शिक्षक के रूप में माना गया, जो धम्म था वो बुद्ध के शिक्षाओं के रूप में जो थे, जो बात बोली गई थी उसको उन्होंने धम्म माना, और संघ जो था वो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने वाले भिक्षुओं को संघ कहा गया। तो उसी प्रकार जब अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उन्होंने भी अपना एक धम्म चलाया था। क्या चलाया था, धम्म था, जो कि एक शिक्षाएं थी, किसके लिए, अपने राज्य के नागरिकों के लिए, अपने राज्य के तमाम नागरिकों के लिए एक शिक्षाएं थी, जिसे हमें अशोक का धम्म नाम दिया, है ना। तो ये था अशोक के बारे में कि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, किसके कारण किया, क्या किया। ठीक है, आगे जाते हैं अशोक के अभिलेख के बारे में। साथियों, जो अशोक के जो अभिलेख है ये भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अभिलेख का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लिखना, और वो कैसे लिखना, लेख का मतलब हुआ ना लिखना, और वो लिखना कैसे हो सकता है, वो किसी पत्थरों पर लिखा हुआ हो सकता है,
जिसे हम शिलालेख कहते हैं, यानी शिला मीन्स पत्थर, शिलालेख। या हम किसी तांबे के एक पत्ते पर हम लिखते हैं तो उसे हम ताम्रलेख कहते हैं, है ना। तो एक अभिलेख जो अशोक के अभिलेख है वो भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो अभिलेख में आता है सबसे ज़्यादा शिलालेख। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, एक तो बृहद शिलालेख आते हैं, और एक आते हैं स्तंभ शिलालेख, स्तंभ, और एक आते हैं गुहालेख, यानी गुहा भी बोलते हैं, गुफा लेख भी बोलते हैं, यानी गुफाओं में। अशोक के बृहद शिलालेखों में से पढ़ने से पहले, अब बृहद इन शिलालेखों को पढ़ने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि अशोक के जो अभिलेख थे यानी शिलालेख थे, सबसे पहले दिल्ली में टिफिन थेयर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने अशोक के शिलालेख का पता लगाया था। किसने लगाया था? टिफिन थेयर ने दिल्ली में अशोक के अभिलेख का पता लगाया। उसके बाद जेम्स प्रिसेप्ट ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स प्रिसेप्ट ने सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपने बृहद शिलालेख देखा, उसके बाद लघु शिलालेख जो कि और एक था लघु शिलालेखों में आपने अशोक के स्तंभ लेख भी देखेंगे आप आगे। स्तंभ लेख मीन्स होता है कि एक स्तंभ है और उसमें अशोक ने कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद आपने गुहा लेख देखेंगे, गुफाओं में। बिहार में एक जगह पड़ता है, बिहार में बराबर की पहाड़ियाँ, पहले भी मैंने आपको बताया था जब बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था मैं आपको। तो बिहार में एक है बराबर की पहाड़ियाँ, बराबर की पहाड़ियाँ। इन बराबर की पहाड़ियों में आपको 4 गुफाएं मिलती है, और इन 4 गुफाओं में अशोक के लेख आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अशोक के बृहद शिलालेख के बारे में जानते हैं। साथियों, आप जो शिलालेख है, बृहद शिलालेख, जो आमतौर पर हम लोग पढ़ते हैं कि अशोक के 14 बृहद शिलालेख हैं। तो ये 14 बृहद शिलालेख क्या है कि जैसे एक पत्थर है, ये इस प्रकार का एक पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है। इसमें अशोक ने 14 आदेश लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से 14 आदेश अशोक ने लिखे हुए हैं। और इन्हीं को अशोक का जो 14 बृहद शिलालेख बोलते हैं। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि 14 पत्थर हैं, 14 पत्थर नहीं है, एक पत्थर पर 14 आदेश लिखे हुए हैं। आई बात समझ में? तो ये 14 बृहद शिलालेख कहते हैं। और ये कहाँ मिले थे? कहाँ मिले थे? पूरे उस समय अशोक के पूरे राज्य में 8 स्थानों से मिले हैं। ये बृहद शिलालेख कहाँ, कितने स्थानों में मिले हैं? 8 स्थानों में बृहद शिलालेख मिले हैं। और जो 14 जो है राजा ज्ञा भी बोलेंगे इसे, और राज्य के आदेश भी बोलेंगे। तो एक शिला पर 14 लाइनें लिखी गई हैं। आई बात समझ में? तो 8 स्थान पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से जो 8 स्थान है जहाँ से अशोक के शिलालेख आपको मिले। तो मैप के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, है ना। तो उस समय ऐसा रहा होगा भारत का मैप, ये रहा होगा, ठीक है, अशोक के टाइम पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि उड़ीसा में एक जगह है धौली। उड़ीसा में एक जगह है धौली, यहाँ से अशोक के बृहद शिलालेख मिले। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में 2 जगह है, एक शहबाजगढ़ी और मानसहेरा, शहबाजगढ़ी और दूसरा है मानसहेरा। ये 2 पाकिस्तान में हो गए। एक आता है कालसी, उत्तराखंड में है, यहाँ से भी अशोक के बृहद शिलालेख मिले हैं। एक है जोगढ़, उस उड़ीसा में 2 है, धौली और जोगढ़। जोगढ़ एक हो गया। एक है सोपारा, यह महाराष्ट्र में है, सोपारा, सोपारा ये महाराष्ट्र में है। एक आता है आपका एनागुड़ी, यह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का ये वाला क्षेत्र, इसका नाम क्या है? एनागुड़ी। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। और एक था गिरनार, यह है गुजरात का गिरनार। तो ये मुख्य रूप से अशोक के बृहद शिलालेख है, 8 स्थानों से मिले। और जिन शिलालेखों में, शिलालेख का मतलब समझ रहे ना आप, मैंने आपको बताया कि एक पत्थर है और पत्थर में अशोक ने कुछ लिखे हुए, आदेश लिखे हुए हैं।
आई बात समझ में। तो इन शिलालेखों से हमें पता लगेगा कि अशोक ने किस प्रकार से राज किया होगा। एक चीज़ उससे पहले ये बता दूं आपको कि अशोक के जितने भी ये शिलालेख मिले तो भाई कुछ ना कुछ तो लिपि होनी चाहिए उसकी, है ना भाई, किस भाषा में लिखे। ऐसा तो है नहीं कि भाई भारत में अगर लिख दिया तो अरमाइक लिपि से लिखेंगे। जो जिस जगह में जिस लिपि का उस समय प्रचलन रहा होगा तो उसी लिपि में तो लिखेंगे। तो उस समय पूरे भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। तो भारत की जितने भी आपको अशोक के शिलालेख मिलेंगे तो वो ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे। और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जितने भी शिलालेख मिलेंगे, जैसे आपने अभी पढ़ा ना शहबाजगढ़ी और मानसहिरा, तो ये कौन सी लिपि में थी? खरोष्ठी लिपि में पाकिस्तान में आपको मिलते हैं। उसके बाद ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है जहाँ पे अफगानिस्तान में जितने भी शिलालेख मिलते हैं तो वो किस लिपि में थी? अरमाइक या फिर कैसी ग्रीक, है ना, ग्रीक, अरमाइक या ग्रीक लिपि में यहाँ पे आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जितने भी अभिलेख लिखे हैं आपने क्या जाना कि किस लिपि में लिखे गए। भाई अभिलेख तो मिल गए लेकिन उसको पता तो हो। तो एग्जाम में है कि खरोष्ठी लिपि। अच्छा, खरोष्ठी लिपि कहाँ से कहाँ लिखी जाती है? एग्जाम में पूछा जाता है। दाएं से बाएं की ओर ये खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। वहीं जो ब्राह्मी लिपि है वो हम कैसे लिखते हैं? बाएं से दाहिने की ओर हम लोग खरोष्ठी लिपि लिखते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके क्या क्या लिखा गया था। महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। जो पहला जो लेख लिखा गया था, जो अभी से किताबों में शिलालेख भी कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही पत्थर है और इस पे 14 लेख लिखे गए हैं। इनमें से जो पहला जो लेख लिखा गया था वो था मेले और त्योहारों का निषेध और पशु हत्या का निषेध। यानी कि मेले त्योहारों में कम से कम जाने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा जो पशु हत्या पर देखेंगे, जिस व्यक्ति ने कहते हैं कि 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पर बैठ गए और अब वो पशु हत्या पर बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद पशु हत्या तक का भी निषेध करते हैं। यानी कहते हैं कि पशु हत्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके पहले शिलालेख में कहा गया है। तो दूसरा जो लेख था, यानी दूसरा जो शिलालेख था, वो दक्षिण भारत में जो राज्य थे, चोर राज्य, चेर और पांड्यन, तो इन राज्यों का उल्लेख मिलता है। आपका एग्जाम में पूछा गया था ये कि किस अभिलेख में अशोक ने दक्षिण भारत के चोर, चेर और पांड्यन राज्यों का उल्लेख किया है। तो शिलालेख नंबर 2, ठीक है, दूसरे अभिलेख में। तीसरा है रजुकों तथा अनुसंधान का उल्लेख। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। रजुक जो बौद्ध अशोक ने अपने धम्म जारी किया था, अशोक का जो अपना धम्म था, ठीक है, धम्म मूल रूप से जनता के नैतिक विचारों का प्रचार करना था, है ना। नैतिक का मतलब समझ रहे हैं? नैतिक, जनता के नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करना था। नैतिक का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, नैतिकता का मतलब समझ रहे। तो नैतिक का मतलब हुआ कि जनता के आचरण से संबंधित था, आचरण व्यवहार से संबंधित था। तो इसे अशोक का धम्म की हम लोग संज्ञा देते हैं। तो इन धम्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने रज्जुकों की नियुक्ति की। और इसके बाद अनुसंधान का उल्लेख। अनुसंधान का मतलब होता है, यार इंपॉर्टेंट है ये, अनुसंधान उस समय किसे कहा गया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी होते थे, कौन से, राजकीय कर्मचारी होते थे, उनको प्रत्येक 5 साल में धम्म का प्रचार करने के लिए जाना होता था। आई बात समझ में? जो अशोक के जो धम्म थे उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जाना होता था, जिसे हम अनुसंधान कहते हैं। तो राजकीय जो कर्मचारी थे उनको प्रत्येक 5 साल में धम्म के प्रचार प्रसार के लिए जाना होता था, जिसे हम अनुसंधान कहते हैं। अगला जो अभिलेख है जो है वो है पांचवा जो शिलालेख है, उसमें दासों के आकाओं को निर्देश दिया गया है। बिल्कुल, जो उस समय दास प्रथा प्रचलित थी और जो दास हुआ करते थे वो किसी के अंडर में काम करते होंगे, तो उनके जो मालिक हुआ करते थे उनको निर्देश दिया गया था अशोक के टाइम पे कि उनके साथ आपको मानवीय व्यवहार रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके कितना भी उनसे काम कराओ, नहीं, मानवीय व्यवहार रखना चाहिए। धम्म महामात्रों का उल्लेख है। धम्म महामात्र आप जानते होंगे कि ये भी उसी प्रकार थे कि जैसे धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था उसे धम्म महामात्र कहते थे। आई बात समझ में? तो आगे था, छठवां था राजा का प्रजा के बारे में जानने का उल्लेख मिलता है कि अशोक
कहते हैं यहाँ पे कि अपनी प्रजा के बारे में कि उनकी डिमांड क्या है, क्या हमारी प्रजा चाहती है, तो उसके बारे में उल्लेख किया गया है 6वें शिलालेख में। 7वें शिलालेख में सभी धर्मों और संप्रदाय के प्रति सहिष्णुता का भी उल्लेख है। अच्छा, यहाँ पे कई बार दो अभिलेख में दो उसमें, जैसे यहाँ पे है ना, सभी धर्मों एवं संप्रदाय के प्रति सहिष्णुता का भी क्या है यहाँ पे उल्लेख किया गया है। आगे और भी जानेंगे आप। जो 12वां जो अभिलेख है, अब 7वां अभिलेख में तो सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता का प्रतीक है, और 12वां जो अभिलेख है धार्मिक सहिष्णुता की नीति की अपील का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अशोक कहते हैं कि सभी से, पूरी अपनी जनता से अपील करते हैं कि सभी धर्मों को समान रूप से आप लोग जानें। एक आता है असहिष्णु। असहिष्णु का मतलब होता है कि केवल एक ही धर्म को मानना और शेष धर्मों को क्या बोलना, एक गलत रूप में देखना, तो उसे असहिष्णु बोलेंगे। सहिष्णु बोलेंगे सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देना। तो 8वां जो शिलालेख है अशोक के धर्म यात्रा का उल्लेख है। अच्छा, धर्म यात्रा आपने देखा होगा कि अशोक ने एक धर्म यात्रा की थी। कहाँ की थी? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था ना, तराई क्षेत्र में, नेपाल में। तो नेपाल में एक है रुमनदेही अभिलेख है। तो वहाँ पे अशोक की यात्रा का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? नेपाल में। तो रुमनदेही अभिलेख से हमें पता लगता है। तो ये अशोक की धर्म यात्रा का उल्लेख का भी एक प्रमाण है। अगला है अभिलेख है, शिलालेख है 9वां, इसमें नैतिक आचरण पर जोर दिया गया है। जनता का जो नैतिक आचरण है उस पर जोर दिया गया है। 11वां है धम्म विजय की विस्तृत व्याख्या की गई है। धम्म विजय समझ रहे हैं? जो धम्म विजय है अशोक की, उसकी विस्तृत व्याख्या 11वें शिलालेख में की गई है। और जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो 13वां अभिलेख है 261 BC में अशोक ने कलिंग की चढ़ाई की थी, और उसका उल्लेख हमें 13वें अभिलेख में मिलता है। तो साथियों, ये आपने अशोक के बृहद शिलालेख के बारे में जाना कि क्या क्या अशोक के बृहद शिलालेख थे। इसके बाद वाली जो वीडियो है हम वहाँ पे जानेंगे कि अशोक के लघु शिलालेख के बारे में, स्तंभ शिलालेख के बारे में हम लोग जानेंगे, और उसके बाद मौर्य काल का जो कंप्लीट प्रशासन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का जनरल स्टडीज़ का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अब जानेंगे जो हमारा डेली बेसिस पे हम लोग करंट अफेयर देखते हैं। तो करंट अफेयर, आज का पहला करंट अफेयर है समसामयिकी सुपर डूज। 46वीं अंटार्कटिक संधि 2024 कहाँ हुई थी? कोचीन में हुई थी। साथियों, जानेंगे ये अंटार्कटिक संधि क्यों हुई थी। अंटार्कटिक संधि आपने देखा होगा कि हमारी पूरी पृथ्वी पर 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल बर्फ से ढकी हुई है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जनसंख्या तो कम है। अब विश्व के जो भी विकासशील और विकसित देश हैं वो इन दोनों ही ध्रुवों पर अनुसंधान के नाम से जा रही है। यहाँ पे रिसर्च किया जाए, और रिसर्च करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे वो देश अपने आधिपत्य स्थापित कर दे, यानी कि इन क्षेत्रों पर क्या कर दे अपने, ऐसा ना हो कि जैसे माना भारत यहाँ पे अनुसंधान के लिए गया, या अमेरिका नॉर्थ पोल पे अनुसंधान के लिए गया, रिसर्च के लिए गया, और इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर दिया, या यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ होगी जो कि हमारे ध्रुवों पर असर डाले, वहाँ की प्राकृतिक जो वहाँ पे प्राकृतिक नेचुरल जो चीज़ें हैं उन पे प्रभाव न पड़े। तो इसके लिए अंटार्कटिक संधि हुई थी। इसीलिए भारत भी अंटार्कटिक संधि में शामिल हुआ, और इसके समय समय पर क्या होता रहता है, इस संधि की बैठकें होती रहती है, जो कि 2024 में कोचीन केरल में हुआ है। आई बात समझ में? तो भारत अंटार्कटिक संधि के बारे में आपने जाना क्यों अंटार्कटिक संधि हुई, है ना। तो अब जानेंगे अंटार्कटिक क्या है। अंटार्कटिक यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में है, अंटार्कटिका महाद्वीप आपने देखा होगा। तो भारत ने भी यहाँ पे एक क्या कर रखा है, एक सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री के नाम से भारत ने अपना यहाँ पे पहला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया 1983 ईस्वी में। तो पूरे देशों के यहाँ पे केवल रिसर्च के लिए ये देश यहाँ पे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कब्जा कर देंगे। तो भारत भी रिसर्च के लिए गया यहाँ पे, और अपना उसका नाम रखा दक्षिण गंगोत्री, एक स्टेशन रिसर्च सेंटर खोला। उसके बाद
मैत्री नाम का एक और अभियान चलाया, मैत्री, और एक और क्या था, मैत्री था और एक भारती। ये वर्तमान में मैत्री और भारती भारत के 2 अनुसंधान केंद्र हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो ये आपने अलग से जाना, ठीक है। तो भारत ने दक्षिण, एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि भारत ने दक्षिण जो अंटार्कटिका में है अपना पहला अनुसंधान केंद्र कब खोला, तो कब खोला, 1983 ईस्वी में। क्या नाम रखा गया था उसका, दक्षिण गंगोत्री। इसके अलावा भारत ने मैत्री और भारती नाम के अभी वर्तमान में 2 अनुसंधान केंद्र दक्षिणी जो ध्रुव है अंटार्कटिका में भारत के चल रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें आर्कटिक की, जो उत्तरी ध्रुव पर है, यहाँ पे भी भारत का एक क्या चल रहा है, अनुसंधान केंद्र है भारत का, जिसका नाम क्या है, हिमाद्री, ठीक है। तो ये है अनुसंधान के लिए। तो अंटार्कटिक संधि जो हुई थी दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के लिए है और भारत में कोचीन में, तो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, आलू महोत्सव है 2024 कोहिमा नागालैंड में, ठीक है। आलू महोत्सव आपने देखा कहाँ इस बार हुआ था, 2024 का कोहिमा नागालैंड में। इससे संबंधित हमारे एक और प्रश्न बन सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा आलू किस राज्य में है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है। उसके बाद होता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद होता है आपका बिहार, है ना, बिहार, और उसके बाद होता है गुजरात में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है। तो यहाँ से यही प्रश्न बनने की संभावना है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में है, किसके द्वारा जारी की जाती है, और रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, ये फ्रांस की है। किसकी संस्था है, फ्रांस की। क्या नाम है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है। तो यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। तो इसमें भारत की स्थिति बहुत खराब है भाई साहब, 159 भारत की स्थिति है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। पिछली जो 2023 में 161वां स्थान था, अभी थोड़ा सा दो स्थान की सुधार हुआ है। अगर विश्व में प्रथम देखें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, वो है किसका स्थान आता है, नॉर्वे। उसके बाद आता है डेनमार्क, उसके बाद आता है स्वीडन, ठीक है। तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे आता है। तो याद रखेंगे, इसके एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व व्यापार विकास रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया था, अंकटाड ने जारी किया था। अंकटाड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 ईस्वी को अंकटाड की स्थापना हुई थी। यह यूएन का एक क्या है, स्थायी एक संस्था है, ठीक है। तो इसका जो काम होता है, विश्व के जो विकासशील देश हैं उनमें क्या करना, उनका विकास करना, उनका क्या करना है, विकास करना। विकास के लिए इसका वहाँ निवेश समझते हैं, निवेश को बढ़ावा देने के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अंकटाड ने यहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य, निवेश के कार्य करने के लिए अंकटाड की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये समय समय पर प्रत्येक विश्व के देशों के अर्थव्यवस्थाओं का जो विकास का अनुमान लगाती है ना, अनुमान, और अपनी रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने बताया है कि 2024 में जो भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की जीडीपी है, तो जीडीपी का अनुमान 6.5% की दर से 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है, ठीक है। तो जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना बताया है अंकटाड ने, 6.5% की दर से बताया है। तो ये था अंकटाड, आपने जाना उसकी स्थापना क्यों की गई थी। आज का अंतिम प्रश्न है वेस्ट नाइट फीवर केरल में। तो वेस्ट नाइट फीवर के बारे में जान लेते हैं। यह एक बीमारी है, यह बीमारी पक्षियों में पाई जाती है। वेस्ट नाइट फीवर किस में पाई जाती है, पक्षियों में। और जब इस पक्षियाँ मर जाती है और अगर कोई मच्छर इस पक्षियों पे बैठ गया, मच्छर, ठीक है, कौन सा, क्यूलेक्स मच्छर, कौन सा मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर। तो क्यूलेक्स मच्छर जिस पक्षी में वेस्ट नाइट फीवर है और अगर क्यूलेक्स मच्छर इस पक्षी को काट लेता है, खा लेता है, जो भी है, तो इस मच्छर के काटने से मनुष्यों में भी यह बीमारी फैल जाती है। वेस्ट नाइट फीवर के नाम से इसे जाने जाते हैं। विश्व में सबसे पहले वेस्ट नाइट फीवर जो मिला था वो कहाँ मिला था, स्विच ऑफ हुए।